खान हवेली के मर्दान खाने में उस वक्त खान यूसुफ बेटों के हमरा बैठे थे। दूसरे इलाके के खान हाकिम खटक उनके सामने बैठे थे। हम ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं खान साहब। हम दोनों जानते हैं कि आपके बेटे का कत्ल याकूब खान ने जानबूझकर नहीं किया था। लड़ाई हुई थी खान साहब, गोली तो दोनों ने चलाई थी। याकूब खान की ज़िंदगी थी, बच गया, और अरबाज खान हाकिम खान ने बात अधूरी छोड़ दी। खान यूसुफ का अपने बेटे के जिक्र पर चेहरा सुर्ख हो गया था। आज भी जवान बेटे की लाश याद आती थी तो दिल कट सा जाता था। और हाकिम खान गड़े मुर्दे उखाड़ने आ गए थे। मेरे अरबाज खान ने दिल पर गोली नहीं मारी थी हाकिम खान, वो मारना नहीं चाहता था। तुम्हारा बेटा मरने के इरादे से खड़ा था वहाँ। अब पुरानी बातों का कोई फ़ायदा नहीं, खान यूसुफ ने ज़ब्त से जवाब दिया। खून बहा ले लिया, हिसाब बराबर। मैं चाहता हूँ अब पुरानी दुश्मनी को ख़त्म किया जाए। मैं अपनी बेटी और उसकी औलाद से मिलना चाहता हूँ खान साहब। हाकिम ने दर्द भरी भीगी आंखों से सामने बैठे अपने जवान नवासों को देखा, जो ऐसे पत्थर बने बैठे थे जैसे कोई रिश्ता ही ना उनका उनसे। खान यूसुफ ने यावर खान और दाऊद खान को देखा। वन्नी हुई औरतें भला कब अपनों से मिलती हैं हाकिम खान? और कैसे करोगे सुलह? तुम्हें क्या लगा यहाँ आकर ये तकरीर करोगे और मैं सब भुला दूंगा? अपने जवान बेटे की मौत को भुला दूंगा मैं? खान यूसुफ ने तीखे लहजे में कहते तमस्कर से हाकिम खान और उसके साथ आए उसके बेटे को देखा था। खान साहब, हम फिर से रिश्तेदारी कर लेते हैं। मैं आपके खानजादा को, अभी हाकिम खान की बात दरमियान में थी जब खान यूसुफ बिफर गए। मुझे कोई सुलह नहीं करनी यहाँ, यहाँ कोई नहीं है तुम्हारा। मेरे खानजादा का नाम भी मत लेना, उसका रिश्ता हो चुका है, और ना भी होता तो तुम्हारे साथ कभी ना करता। इनको बाहर का रास्ता दिखा दो यावर खान। खान यूसुफ की धाड़ती आवाज़ पर मर्दान खाने में अपने कमरे से निकलते खानजादा ने हैरत से अपने आगा जान की गुसीली आवाज़ सुनी थी। आगे बढ़कर देखा तो हाकिम खान और उनके बेटे अयूब खान सर झुकाए ढलके हुए शाने लिए बाहर की जानिब जा रहे थे, जब यावर खान तेज़ी से उनके पीछे गया। क्यों आए आप लोग यहाँ? अंदाज़ा भी है आप लोगों को कि अब इस बात पर हमारी मोरे के कितने दिन अजाब में गुजरेंगे? दोबारा कभी मत आइएगा यहाँ। यावर खान की भीगी आवाज़ पर खानजादा लब भींचे जनान खाने की तरफ बढ़ गया। आगा जान और अपने बाप से इसी बात पर गिला रहता था उसे, मगर इस मामले में उसकी कभी नहीं सुनी गई थी। जनान खाने में सामने ही रात का खाना तैयार करवाती गुलजान बीबी ब्राउन चादर ओढ़े खड़ी थी। चेहरा भी चादर में मुकम्मल छुपा हुआ था। वो उन्हें देखता रहा। खानजादा, क्या बात है, कुछ चाहिए था? खानी बेगम की आवाज़ पर वो चौंक कर उन्हें देखने लगा। महंगा भारी लिबास और जेवर से लदी जवान और खुशबाश खानी बेगम के हुलिये और गुलजान के हुलिये में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसका दिल बुरा होने लगा। मुझे भूख लग रही थी मोरे, वो धीमे लहजे में बोलता एक बार फिर गुलखान बीबी को देखने लगा, जो उसकी बात पर तेज़ी से बर्तन उठाने लगी थी। मीने, खानजादा को खाना दे दो, मैं ज़रा लड़कियों को देख कर आऊँ। पिछले बाग की तरफ गई थी। खानी बेगम ने किचन की तरफ मुँह करके आवाज़ लगाई और उससे कहकर बाहर निकली। वो बस गुलजान को देख रहा था जो उसके लिए खाना डालकर अब ला रही थी। सालन में कीमा और कोफ्ते, गरम नरम गोल रोटी और साथ सलाद, सब कुछ ट्रे में रखा हुआ था। अपने लाडले की पसंद का खाना बनाती रहती हैं मोरे, कभी हम गरीबों को भी पूछ लिया करें। दावर उसी वक्त आया था। ट्रे में सजे सालन देखकर मुंह बनाया। दोनों ही खानजादा की पसंद के थे। ये छोटा है, इसका हक ज्यादा है। गुलजान मुस्कुराकर खानजादा के बाल संवारती मोहब्बत से बोली। वहां आए खान आजर तनफन करते कमरे में चले गए थे। गुलजान का हाथ कपकपाया। आप पर सबसे ज्यादा मेरा हक है मोरे गुल, इन सबको जलने दें, मुझे आपके हाथ का खाना पसंद है। खानजादा ने उनका लरसता हाथ थामकर मोहब्बत से चूमते हुए कहा। उनकी आंखें नम हुई थीं। दावर ने छोटे भाई को मुस्कुराते देखा। वो वाहिद था जो गुलजान को उनका हक दिलाने की कोशिश करता रहता था। वो चाहे नाकाम रहता था, मगर गुलजान को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। लड़कियां बाग से लौट आई थी। सामने खानजादा और दावर को देखकर जल्दी से उन्होंने अपनी चादरों को दुरुस्त किया। सलाम लाला, आज तो आप भी घर नजर आ रहे हैं। उसकी छोटी बहन पलवशी उसके पास आकर बैठी। चचा की बेटियां वहीं से ही कमरों में चली गई थी अपने। जी हाँ, आज जल्दी आ गया, आप जा सकते हैं अपनी बेगम के पास लाला। वो बहन को जवाब देकर शरारत से बोला तो अपनी बीवी को कमरे की तरफ जाता देखते दावर ने चौंक कर उसे देखा और शर्मिंदा हुआ। जानता हूँ, तुम बाप मत बना करो, हर जगह नज़र घूमती है तुम्हारी। वो उसे घूर कर वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला गया। वो दोनों बहन भाई हंस पड़े। लाला, मेरा एडमिशन करवा देना यूनिवर्सिटी में, और जर्शे का भी।
وہ بھی پڑھنا چاہتی ہے، پلیز آغا جان سے بات کرے نا۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی تو آخری نوالا لے کر اس نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے سر ہلایا۔ پلوشے نے جلدی سے پانی کا بھرا گلاس اس کو تھمایا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پیتے۔ میں کروں گا آغا جان سے بات، اب مجھے اچھی سی چائے بنا کر پلاؤ اور خود مت بنانا۔ زرشے کو کہنا تم بہت بری چائے بناتی ہو۔ اس کے خالی ہو چکے برتن ملازمہ نے آ کر اٹھا لیے، مگر کھانا پینا وہ کبھی ملازماؤں کے ہاتھ کا پسند نہیں کرتا تھا۔ پلوشے کی ویسے بھی کام کرنے سے جان جاتی تھی، خوشی سے سر ہلا کر بھاگی۔ زرشے تو سب کام چھوڑ کر بھی خانزادہ کے لیے چائے بناتی تھی، اور جانے کتنی لگن سے بناتی تھی کہ وہ بھی بس اسی کی چائے مانگتا تھا۔ خان آذر اپنی اس بیوی سے کہہ دو کہ اپنے گھر والوں کو اگر وہ پیغام بھجوا رہی ہے نا صلح کے، تو بھول جائے کہ وہ اپنی خوشی سے ونی کی ہوئی بیٹی سے دوبارہ مل سکیں گے کبھی۔ سردار خان یوسف ابھی مرا نہیں کہ سب منمانیاں کرنے لگے ہیں۔ آغا جان زنان خانے پہنچتے ہی دھاڑے تھے۔ ان کی تیز آواز پر کچن میں کھڑی گل جان آج جوان بیٹوں کی ماں ہو کر بھی لرز کر رہ گئی تھی۔ سب وہاں جمع ہونے لگے۔ خان آذر نے بھی ایک متفکر نگاہ گل جان پر ڈالی تھی۔ آغا جان صبر کرے، گل بھابھی کیوں بھجوائیں گی پیغام، وہ خود آئے ہوں گے۔ خان زاور نے آگے ہو کر باپ کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی۔ تم چپ رہو خان زاور، تمہیں تو اپنے معصوم بھائی کے قتل کا کبھی دکھ ہوا ہی نہیں تھا، تم نے تو ونی لینے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے صبر کے سبق مت پڑھاؤ۔ حاکم خان کے بیٹے نے ایک نہیں 2 قتل کیے تھے، اپنی ماں کی موت بھول گئے ہو کیا، جو جوان بیٹے کی لاش دیکھتے ہی مر گئی تھی۔ خان یوسف کی آواز بری طرح کانپنے لگی۔ خانزادہ جو غصے سے انہیں ٹوکنا چاہ رہا تھا، ان کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر بوکھلا اٹھا، تیزی سے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالنے لگا۔ خان زاور بھی آگے بڑھے۔ وہ لوگ قاتل ہیں میرے بیٹے کے، خان بیگم کے، میں کیسے معاف کر دوں۔ آغا جان صوفے پر خانزادہ کے سہارے بیٹھتے اسے تھام کر رو پڑے۔ خان آذر گل جان پر چیخ رہے تھے۔ خان یاور تو نانا کے جانے کے بعد ہی حویلی سے نکل گیا تھا۔ داور بے بسی سے باپ کا رویہ دیکھ رہا تھا، جبکہ خانی بیگم اور خان زوار کی بیگم ثنا خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ لڑکیاں کمروں میں دبک گئیں۔ خانزادہ اپنے دادا کو سینے سے لگائے بے چارگی سے چپ کروا رہا تھا۔ ہر بار ہی کچھ ایسا ہو جاتا تھا، وہ باپ کو روک سکتا تھا نہ دادا کو، اور گل جان ونی ہونے کی وجہ سے بنا قصور سزا کی حقدار ٹھہرتی تھی ہر بار۔ وہ روڈ پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چل رہی تھی، ہاتھ فضا میں اٹھائے جیسے ہوا میں کچھ ٹٹول رہی ہو۔ قریب سے گزرتے لوگوں نے تعصب سے اس مکمل اور خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھنا چاہا۔ سیدھی چلتی رہو، پیچھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کان میں لگے ایئر پیس سے آواز ابھری تو جلدی سے وہ سیدھی ہوئی اور اسی پل ایک طرف روڈ کے پاس موبائل کان سے لگا کر ٹہلتے ہوئے لڑکے سے ٹکرائی، اور ٹکر ایسی زوردار تھی کہ اس کا موبائل روڈ پر گر پڑا۔ سیاہ گاڑیوں کے پاس کھڑے گارڈز نے یوں چوکنا ہو کر نشانہ باندھا جیسے وہ کوئی دہشت گرد ہو لڑکی۔ دیکھ کر چلیں، اندھی ہیں کیا؟ وہ لڑکا اسے گھور کر سخت لہجے میں بولا، اور جھک کر موبائل اٹھایا جس کی اسکرین بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ جی اندھی ہی ہوں، سوری۔ وہ گڑبڑا کر ایک قدم پیچھے ہوئی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ بلو جینز پر پلین براؤن کرتا اور ہم رنگ سٹالر، چہرے کے گرد لپیٹے وہ لڑکی کوئی نوعمر کالج گرل لگ رہی تھی۔ شفاف گلابیاں چھلکاتے چہرے پر سیاہ گلاسز لگے ہوئے تھے۔ چہرے پر اس وقت کچھ پریشانی کے ساتھ خوف ظاہر ہوا تو وہ کچھ نرم پڑا۔ اٹس اوکے، بی کیئرفل۔ وہ ایک متاسف نظر اپنے موبائل کو دیکھتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ گارڈز نے جلدی سے گاڑی کا ڈور کھولا اور وہ بیٹھ گیا۔ سیاہ پراڈو کے آگے پیچھے ایک ایک سیاہ جیپ تھی جن میں گن مین سوار تھے۔ کسی سیاسی شخصیت جیسا پروٹوکول تھا اس کا۔ وہ اچھی خاصی مروب ہوتی، اس کے فضا میں بازو سیدھے کرتی، ٹٹول ٹٹول کر چلتی واپس روڈ پر کھڑی گاڑی کے پاس پہنچی جہاں 3 اور لڑکیاں کھڑی تھیں۔ ڈیئر ڈن، میں نے کر لیا، اٹ واز ایزی۔ وہ سیاہ گلاسز اتار کر خوشی سے چہک کر بولی، مگر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتی لڑکی نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے بات کی، تمہیں اندھا اور گونگا دونوں بننا تھا، مگر تم نے ٹکرا کر بات کی۔ ہاں، ڈیئر ڈن نہیں ہوا۔ گاڑی سٹارٹ کرتی ریما نے منہ بنا کر یاد دلایا، میں نے بات نہیں کی، تم لوگ اتنی دور تھی، کیسے سنا تم نے؟ میں نے تو بس اشارہ کر کے معذرت کی۔ وہ صاف مکر گئی، بلنڈر تو کر چکی تھی، پکڑی جاتی تو پینلٹی میں اور ڈیئر مل جانا تھا۔ بات تو تم نے کی ہے، کیا بولی یہ نہیں سنا، کیونکہ واقعی بہت دور تھی تم۔ اب مکرو مت۔ پچھلی طرف کا ڈور کھول کر اس کے ساتھ بیٹھتی مرہا نے بھی اسے گھور کر کہا، جبکہ منال کسی سوچ میں گم خالی روڈ کی مخالف سمت میں دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ سیاہ گاڑیاں طوفان کسی تیزی سے روانہ ہوئی تھیں۔ اب سنو، مجھے کیوں لگتا ہے جس سے تم ٹکرائی ہو وہ
वो किसी सियासी बंदे का बेटा था। मैंने उसका महंगा मोबाइल तोड़ दिया। शुक्र है अंधी बनी हुई थी, उसने कुछ कहा नहीं, नरमी से जाने दिया। वो झुरझुरी लेकर बोल रही थी। उसके आखिरी जुमले पर मिनाल मायूसी से सर हिलाकर फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई। नरमी से बात की मतलब कोई और ही था। उसे लगा हदीर है, मगर हदीर जैसा सर्द मिजाज इंसान तो किसी अंधी लड़की को भी ना बख्शे। अच्छा सुनो, आज शॉपिंग पर चलोगी मेरे साथ? भाई की शादी सर पर है और तुम लोगों ने आना भी है। एंड आई एम श्योर कि शॉपिंग नहीं की होगी तुम लोगों ने भी। मिनाल ने उन तीनों को मुखातिब किया तो वो तीनों मुत्तफिक हुई। पहले कुछ खाते हैं, मुझे भूख लग रही है। और हाँ, तुम याद रखना पेनल्टी में एक और डेयर मिलेगा। ये पूरा नहीं किया तुमने, हर बार नहीं करती हो डरपोक बिल्ली। मिरहा ने पेट पर हाथ रखते साथ बैठी प्रिहान को घूरा तो वो मुंह बनाने लगी। पेनल्टी का डेयर यकीनन मुश्किल होने वाला था, इसीलिए वो डेयर की निस्बत प्रैंक गेम करती थी। मगर उसकी बचपन की 3 शैतान दोस्तें हर दूसरे महीने डेयर गेम निकाल लेती थी। वो चारों यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स थी। हल्ला गुल्ला करती, जिंदा दिल और शौक मिजाज, चारों ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। स्कूल में दोस्ती इतनी गहरी हुई कि उसके बाद सब्जेक्ट से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक मिलकर एक जैसे सब्जेक्ट्स लिए कि ताकि एक साथ रहें। आज यूनिवर्सिटी में बस 2 लेक्चर थे, उसके बाद वो निकल कर आवारा गर्दी करती फिर रही थी और अब करीबी रेस्टोरेंट्स में लंच करने के लिए जा रही थी। प्रेहान उर्फ हान की पेनल्टी के बारे में सोच सोच कर भूख उड़ चुकी थी। वो अच्छी खासी कॉन्फिडेंट लड़की थी, मगर बाकी 3 की नज़र में उससे बड़ा बुज़दिल और डरपोक इस दुनिया में कोई ना था, क्योंकि हर बार उसे आसान तरीन डेयर्स भी नहीं होते थे। लोगों से सामना करते वो घबरा जाती थी कि कहीं पकड़ी ना जाए, और हर बार पकड़ी जाती थी। मगर इस बार उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि वो लड़का उसका ड्रामा नहीं पहचान पाया। लेकिन इस बार वो खुद गड़बड़ कर गई थी, उस लड़के से बात करके और माजरत करके। आ जाओ हान, लेट्स डांस पागल लड़की। एक तरफ बैठी वो अपनी दोस्तों की ऊंची आवाज़ पर चौंक कर उन्हें देखने लगी। तेज चिंगारता म्यूजिक और बुरी तरह बिखरे हुए सब डांस करते किसी क्लब का मंजर पेश कर रहे थे। मगर ये मैरिज हॉल में मेहंदी का फंक्शन था। उसने नफ़ी में सर हिलाते कानों को हाथ लगाए। खबरदार, कोई बकवास नहीं, चलो उठो और डांस करो। अगर एक जगह मुजस्मा बनकर ही बैठना था तो आई क्यों थी? पास आती रीमा ने गुस्से से चीख कर कहा तो वो नाचार खड़ी होती कंफ्यूज सी सबको देखने लगी। डांस तो आता नहीं मुझे और मैं परेशान हूँ, रात बहुत हो रही है, जल्दी घर जाना है। वो सबके दरमियान आती थोड़ी परेशानी से बोली। और किसे आता है डांस? देखो सभी झूम रहे हैं, बस आ ही गए हैं तो एंजॉय तो करें, थोड़ी देर तक इकट्ठे चलते हैं ना। मीरा ने उसके कान के पास आकर ऊंची आवाज़ में कहा तो उनके पीछे छुपकर वो बाजू हिलाने लगी। डांस क्या था, बस बाजू झुला रही थी, जैसे दिमाग घर जाने वाली बात पर अटका हुआ था। कुछ देर बाद वो भी कुछ पुरजोश होने लगी, दोस्तों के साथ कुछ रिदम में घूमकर डांस कर रही थी जब किसी से बुरी तरह टकराई। अंधे हैं क्या? ये कोई मंडी है जो टकरे मार रहे हैं? वो अपनी गलती माने बिना गुस्से से पलट कर बोली, मगर सामने वाला उसे देखता गुंग हो चुका था। शफाफ चमकते गुलाबी से चेहरे पर सफ़ेद स्टॉलर नमाज के अंदाज से चेहरे के गिर्द लिपटा हुआ था। हल्का फुल्का मेकअप पुरकशिश नकूश को वाजे कर रहा था। भूरी आंखें, काजल की स्याह लकीर सबकी तवज्जो खींच रहे थे। ओह ओह, आई एम सॉरी, गलती से टकरा गया था। वो झुककर शरीर अंदाज से बोला तो वो ठिठक कर उसे देखती एक कदम पीछे। लगता है इस टक्कर को उसने बहुत इंजॉय किया है। वो दांत कचकचा गई। क्या हुआ, रुक क्यों गई? आओ डांस करें। वो बेतकल्लुफी से उसका हाथ थाम कर अपनी तरफ खींच कर बोला तो वो गड़बड़ा कर पीछे हटी। वो ढीठ और बेशरम इंसान उसको कंफ्यूज देख कर और हंसने लगा। नहीं, मैं अब बस काफ़ी लेट हो गई हूँ तो। वो सारा एतमाद भुलाए हकला कर बोली थी। यहाँ ज़्यादा ज़ुबान चलाने से कोई भी नुकसान हो सकता था। रीमा और मिरा सब में घुसी खूब झूम रही थी। उसने मनाल को ढूंढने के लिए नज़रें दौड़ाईं। वो कुछ दूर खवातीन और लड़कियों के साथ बातें करती नजर आई उसे। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी थी। वो पुरजोश से मनाल को पुकारती के साथ से गुजरते शख्स को ज़ोर से धक्का मारती वो लड़खड़ाते हुए संभली। जुमला अधूरा रह गया। ध्यान से, संजीदा आवाज़ पर उसने पलट कर उसे भी करारा जवाब देना चाहा, मगर घबरा कर नज़रें चुराना पड़ी। वो वही लड़का था जो रोड पर टकराया था उससे। उसने अब भी अंधेपन का ड्रामा करना बेहतर समझा। आई एम सॉरी, मैं जल्दी में थी। सामने वाले की बारूब शख्सियत को देखकर इस बार भी वो बिला इरादा माजरत कर गई। सफ़ेद कॉटन के कुर्ता शलवार पर ब्राउन वेस्ट कोट पहने वो सुर्ख सफ़ेद रंगत वाला संजीदा सा इंसान उसकी माजरत पर बिना कुछ कहे पलट गया। अजीब इंसान है। वो बुड़बुड़ा कर पलटती मनाल या किसी को भी बताए बिना बाहर की तरफ बढ़ गई। उसकी कॉल पर ड्राइवर गाड़ी लेकर दरवाजे के सामने पहुंच चुका था। सर घूम रहा था इतने शोर और हंगामे से। यहाँ से निकलकर उसे सुकून मिला। घर पहुंची तो लॉन में मिसेस शाइस्ता इंतज़ार में टहल रही थी उसके।
क्या हुआ अन्नी, आप सोई नहीं? वो अनजान बनती उनके पास पहुंचकर पूछने लगी। इतनी देर से आई हो, शुक्र करो तुम्हारे अंकल आज घर नहीं आए। उसे खशमी नज़रों से घूर कर वो अंदर बढ़ गई। वो गहरी सांस भरकर अपने कमरे में पहुंची तो बेड पर बेचैन सी लेटी पूर्वा उसे देखते ही उठी। अपिया, आप आ गई? मुझे नींद नहीं आ रही थी आपके बगैर। वो आंखें रगड़ती उसे देख रही थी। अपना स्ट्रॉलर उठाकर वो बाल खोलती उसके पास आई। ओह मेरी गुड़िया, मेरी जिंदगी। उसे खींचकर बेतरह चूमती, गले से लगाती वो अपने साथ उसे सुला गई। वो जानती थी पूर्वा थकी हुई है, नींद में है, मगर उसका इंतजार करती रही थी। पूर्वा भी उसके सीने से लगकर पुरसकून हो गई और सो गई।